हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल पेन मैथ्स। आज का जो लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज़ के बारे में। हिंदी में इन्हें बोलते हैं लाम्बिक संच्छेदियाँ। अब अगर आप ये वीडियो एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले देख रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं मेन पार्ट पे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक्चुअल में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होता क्या है। सबसे पहले तो ट्रेजेक्टरी को समझिए, ट्रेजेक्टरी क्या होता है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं फैमिली ऑफ कर्व के बारे में। किसी भी कर्व की फैमिली की एक इक्वेशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं x² + y² इक्वल r² ले लीजिए। तो ये जो इक्वेशन है ये एक फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है। मैं यहाँ पे FOC लिख देता हूँ, फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है। कौन सा फैमिली ऑफ कर्व? ये उन सभी सर्कल्स की इक्वेशन है जिनका सेंटर 0,0 है। क्योंकि नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, जहाँ पर h और k जो होते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस सर्कल के। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो मतलब 0,0 है। अब ऐसे सभी सर्कल जिनका सेंटर 0,0 है कोऑर्डिनेट्स में, वो सभी इस फैमिली के पार्ट होंगे। जैसे कि अगर मैं छोटा सर्कल लूँ, ये 1 रेडियस का या 2 रेडियस का ले लेते हैं, ठीक है, या 3 रेडियस का, और ऐसे और भी बढ़ते जाएंगे। तो जितने भी सर्कल्स होंगे जिनका सेंटर 0,0 से पास होता है या 0,0 ही है, मतलब वो सभी इस फैमिली ऑफ कर्व के मेंबर होंगे, ठीक है। और ट्रेजेक्ट्री उसको बोलते हैं, उस कर्व या उस फैमिली ऑफ कर्व को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं जो इसके सभी मेंबर को इंटरसेक्ट करती हो। जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पर बिल्कुल ये जो एक्स एक्सिस है इसके बगल में एक लाइन खींच दूँ, बिल्कुल बगल में, तो ये हर मेंबर को ये कट करेगी। तो हम इसकी ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑर्थोगोनल जो शब्द होता है उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री पे। तो वो सभी ट्रेजेक्ट्रीज जो कि इस फैमिली ऑफ कर्व के जो मेंबर्स हैं उनको परपेंडिकुलर कट करेंगी, 90 डिग्री पे कट करेंगी, उन्हें हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं बोलूँ आपको y = x लाइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है। ये जो है ये y = x लाइन का ग्राफ है। और हम देख सकते हैं ये इस फैमिली ऑफ कर्व के हर मेंबर को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। इसलिए y = x लाइन इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का काम करती है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इसकी होती है। और क्या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के लिए एक से ज़्यादा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे अगर इसी एग्जांपल में मैं आपको बताऊं तो जो एक्स एक्सिस है वो भी हर मेंबर को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। जो वाई एक्सिस है वो भी हर मेंबर को 90 डिग्री पे कट कर रहा है। बल्कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ तो हर स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होगी, अगर वो इस तरीके की हुई तो ये भी करेगी। अगर इस तरीके की हुई, हर वो लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी और स्ट्रेट लाइन होगी वो इस फैमिली ऑफ कर्व के लिए हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का काम करती है। क्योंकि किसी भी सर्कल के लिए कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है वो सर्कल को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है अगर वो उसके सेंटर से पास हो। तो हमने यहाँ पर यही कंडीशन रख दी कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सेस जो एक्स वाई हैं उनका जो सेंटर है, जो ओरिजिन पॉइंट है ओ, उससे अगर पास होती है कोई भी स्ट्रेट लाइन, तो वो इस पूरे जो मेंबर्स हैं इस फैमिली के उनको 90 डिग्री पर कट करेगी। इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। अब वर्किंग रूल इसका समझ लेते हैं। तो वर्किंग रूल में समझने के लिए बिल्कुल 3 स्टेप्स हैं जिनको मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। हमें फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन हमेशा गिवन होगी। हमें जो क्वेश्चन होगा उसमें एक इक्वेशन गिवन होगी जो कि फैमिली ऑफ कर्व की होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड हमारा जो होगा, जो स्टेप होगा वो होगा हमारा रिप्लेस करने का। यानी कि हम रिप्लेस करेंगे किसको, dy/dx को हम रिप्लेस करेंगे
माइनस डी एक्स ओवर डी वाई से। ठीक है, यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एलिमिनेट द पैरामीटर भी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊँगा ये क्या है। एलिमिनेट द पैरामीटर, ये जब मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको स्पष्ट करूंगा। रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स विथ माइनस डी एक्स ओवर डी वाई। और लास्ट जो स्टेप है वो है सॉल्व दिस न्यू इक्वेशन। कौन सी न्यू इक्वेशन? जब आपने पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया और ये डी वाई बाई डी एक्स को चेंज कर दिया तो इक्वेशन चेंज हो गई। अब जो इक्वेशन बनी इसको चेंज करने के बाद उसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 3 स्टेप्स में आप किसी भी फैमिली ऑफ कर्व की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। ठीक है, इन 3 स्टेप्स को याद करने का क्या तरीका है? हमारे देश में क्रिकेट के फैंस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप भी क्रिकेट के फैंस हैं, फैंस में से कोई एक है, तो क्रिकेट में एक टर्म होती है DRS, जो कि जिसको धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोलते हैं बहुत लोग मजाक में, बट वो धोनी रिव्यू सिस्टम तो नहीं है, लेकिन उसका यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं। DRS, यही 3 स्टेप्स हैं। D फॉर डिफरेंशिएट, R फॉर रिप्लेस एंड S फॉर सॉल्व दिस इक्वेशन। सो जब भी आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करना हो, आपको क्या करना है? आपको करना है DRS। खैर, ये तो हो गई मजाक की बात, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री एग्ज़ाम में निकालेंगे। बाय द वे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट एक बार आपके मन में बैठ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल। बाय द वे, अगर आप क्यूरियस हैं कि हम हमेशा डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से ही क्यों रिप्लेस करते हैं, तो उसका भी मैं आपको रीज़न दे देता हूँ। आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, 2 कर्व्स का जो m1 m2 स्लोप होता है, अगर हम उसका वैल्यू -1 होता है अगर वो दोनों कर्व आपस में परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई कर्व ये है और कोई कर्व ये है और आपस में 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो स्लोप होगा उनका मल्टीप्लाई हमेशा -1 होता है। अब जब हम डी वाई बाई डी एक्स की इक्वेशन की बात करते हैं तो हमेशा स्लोप जो होता है m इक्वल होता है हमेशा डी वाई बाई डी एक्स होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है वो किसी भी कर्व का क्या होता है? स्लोप होता है। तो अगर हम देखें तो हमारा जो m1 m2 है, दोनों की वैल्यू क्या होगी? डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो m1 है ये गिवन फैमिली ऑफ कर्व का स्लोप है और m2 जो है वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का है, और इक्वल में क्या लिखा है? -1। तो अगर मैं इस ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वाला जो है OT वाला जो m2 है, इसको अगर मैं उस तरफ ले जाऊँ तो ये dx ऊपर चला जाएगा और dy नीचे चला जाएगा। इसलिए हम हमेशा इसको इस तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। ऐसा रिप्लेस करने से हमको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री मिल जाती है। अब फटाक से देखते हैं वो एग्जांपल। अब जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है y = ax², ये हमारी इक्वेशन दी हुई है और इसके लिए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। 3 स्टेप्स हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। DRS, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स और इक्वल में आ जाएगा 2ax। ठीक है, x² का 2x और a वैसा का वैसा। मैंने आपको बताया था एलिमिनेट द पैरामीटर। पैरामीटर होता है यहाँ पर x और y को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बचा है ना, इसकी हम वैल्यू x y के टर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे? a की जगह यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से और उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आएगी y/x²। ठीक है, और यहाँ पर एक x अलग से है तो ये x से x में काट सकता हूँ, तो ये अल्टीमेटली ये हो गया 2y/x, राइट। ये इसकी वैल्यू हो गई, ये हमने कर दिया डिफरेंशिएट। अब सेकंड टर्म क्या थी? रिप्लेस। तो इसको रिप्लेस करना है तो हम क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे -dx/dy। वहाँ से हमने लिखा 2y/x। अगर इसको सॉल्व करें हम आगे तो ये हो रहा है -x dx और इक्वल में हमारा आ रहा है 2y/dy। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सॉल्व द न्यू इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आ रही है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -x dx है, आप एक काम कीजिए x को उस तरफ भी ले जाके आप कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल जो आंसर आएगा x²/2। यहाँ पर जब y का करेंगे तो हमारा y² अकेला बचेगा क्योंकि अपॉन में जो 2 आएगा उससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हम इक्वल में इस तरफ ले लेंगे कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या लेना होता है? हमें C1 लेना होता है। C ले लेते हैं, C1 C2 कुछ भी ले सकते हैं कांस्टेंट की, तो कोई वैसे वैल्यू नहीं है। ये जो 2 है
हम इस 2 का पूरे उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो जो c है उसको यहाँ पर नीचे ला के लिख सकते हैं। तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2c प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बल्कि एक काम करते हैं, इस c की जगह आप इसको लो b ले लो कांस्टेंट, क्योंकि आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा 2b, और यहाँ पर ये हो गया b, और यहाँ ये हो गया 1, और 2b को आप a लिख दो, ऐसा साइड में लिख देना 2b इक्वल a। तो इसको आप a लिख देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपने यहाँ पर ये जो एलिप्स का इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये जो कर्व था इसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है वो एक एलिप्स है, वो एक दीर्घवृत्त है, हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्त। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। आइए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एग्जाम में शायद आएगा, पक्का नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पक्का किसी को भी नहीं पता, लेकिन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो आइए आप देखते हैं हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल एक्चुअल में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके शूट किया था, बट समहाउ पता नहीं कैसे फ़ोन बीच में कट कर दिया फ़ोन ने और वो वीडियो नहीं बन पाया। तो कोई बात नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमको इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल हमें दिया है 4a ब्रैकेट में x प्लस a। हम क्या करेंगे, हमारे 3 स्टेप्स होते हैं, क्या होते हैं वो होते हैं DRS, डी फॉर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम इस पूरी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो y का हुआ 2y, और y का भी करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स। देन फिर हम 4a बचेगा सिर्फ, क्योंकि जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो 4ax और 4a स्क्वायर हो जाएगा। 4ax में से x का 1 और 4a बचा, और बाकी के टर्म में x नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये पूरी हमारी इक्वेशन आ गई इसको डिफ्रेंशिएट करने पर। यहाँ से आप ध्यान रखिए कि इसमें से हम 4a की वैल्यू तो यहीं से ले लेंगे, ये जो है 2y dy बाई डी एक्स, ये 4a की वैल्यू हुई, और इसी में से अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूँगा तो a की वैल्यू मुझे मिल गई y/2 dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये दोनों ही वैल्यूज़ हम उठाकर इसमें 4a और a की जगह पर ये दोनों वैल्यूज़ रख देते हैं। तो कैसे रखेंगे, वाई स्क्वायर 4a की जगह पे मैंने ये वाली पूरी वैल्यू रखी 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, और x साथ में था क्योंकि ये x मल्टीप्लाई होगा। देन फिर मैंने ऐड लगाया, 4a स्क्वायर बन जाएगा, राइट। तो मैंने ये 4 लिखा और a की जो वैल्यू है उसको लिख के मैंने उस पर स्क्वायर लगा दी, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैंने लिखी है a की, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो मैंने स्क्वायर लगा दी, ठीक है। अब क्या होगा, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर आया 2xy dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये जब स्क्वायर पूरा खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4 जो है इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 4 नहीं लिखा है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये वाले से वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अब क्या होगा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि ये वाला जो एग्जांपल है इसको ध्यान से देखिए, इसमें नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये अलग तरीके का एग्जांपल है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा ये बन गया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस स्टेप के यहाँ पर ये भी लगा दिया एरो, क्योंकि इस वाली लाइन को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारा 2 स्टेप्स हो चुके हैं, डी फॉर डिफ्रेंशिएट, आर फॉर, अब हमें दूसरा स्टेप करना है आर फॉर रिप्लेस। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये वाला साइन लगा के ऐसे लिख दिया है। जब हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह वो रखेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो हम वाई स्क्वायर लिखा, हमने 2xy लिखा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा, और क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए मैंने माइनस आगे लगा दिया। अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो अगर हम इसको कर भी दें रिप्लेस तो स्क्वायर की वजह से माइनस चला जाएगा, इसलिए मैंने डी एक्स अपॉन डी वाई लिखा और स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पूरी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से कि मल्टीप्लाइंग बाय डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कहीं फिर से ना काट दे फ़ोन, हाँ चलो चाहे हो रही रिकॉर्डिंग। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आया, वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये वाली टर्म जो है माइनस 2xy सेम रहेगा। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये वाली जो टर्म है ये लिखी है -2xy,
और dx अपॉन dy लिखा है, राइट। अगर मैं इसको नीचे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में dy बाई dx, ठीक है। इसी चीज़ को dx अपॉन dy जो लिखा है उसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैंने इसमें पूरे उसमें dy बाई dx के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर dy बाई dx का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये वाली टर्म्स है, ये स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर dy बाई dx बचेगा। तो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पर -2xy और dy बाई dx लिख दिया, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर। और क्योंकि मैंने dy बाई dx फिर से मैं इसमें करूँगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट जाएगी, तो सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वाई स्क्वायर बचा है। इसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो स्टेप है, हम यहाँ पे क्या करना है कि ये टर्म हम देख रहे हैं माइनस की है, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं, इक्वल के इस तरफ, तो ये प्लस की हो जाएगी। तो बचा क्या, वाई स्क्वायर इक्वल 2xy dy बाई dx प्लस ये वाली टर्म वाई स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको बोला था ये वाली स्टेप याद रखना। आप इस वाली स्टेप को कंपेयर कीजिए हमारा लास्ट जो स्टेप आई है इससे, इस वाली स्टेप से आप कंपेयर कीजिए। क्या आपको नहीं लगता ये सेम है, वाई स्क्वायर 2xy dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यही आता है नया कंसेप्ट, वो ये है कि अब तक हम क्या कर रहे थे, पिछले एग्जांपल में आपने देखा हमने अलग इक्वेशन ली, सॉल्व किया और दूसरी अलग इक्वेशन में ली। बट इस इक्वेशन में क्या हुआ, देखिए यहाँ तक जब तक हमने रिप्लेस नहीं किया, ये रिप्लेस इसके बाद किया है, ठीक है। तो हम इसी इक्वेशन को लेके चल रहे हैं। तो हमारी ये इक्वेशन थी, रिप्लेस करके जब हमने सॉल्व किया तो फिर से यही इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहीं से शुरू किया और वापस यहीं पे आ गए। इसका मतलब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ये है और इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ये है, यानी कि ये सेल्फ ऑर्थोगोनल हैं। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं आपस में सेल्फ ऑर्थोगोनल हैं और इसीलिए इसी को बोलते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, तो इसके एग्ज़ाम में आने के, इस तरीके के एग्जाम्पल्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको डबल से फिर से वही मिल जाती है इक्वेशन, तो वो क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल का है। तो इस तरीके से ये था वीडियो पूरा। बाय द वे इन द मीन टाइम हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जो कि शॉर्ट्स में होगी हमेशा। उसमें उस सीरीज़ का नाम है वाइनसडे। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, तो अगर आपको ऐसा कोई भी है आपके पास क्वेश्चन, आप उसको कमेंट कीजिए #वाइनसडे के साथ, हम उसको लेंगे। और अब ये हमने सीख लिया है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी एक्स और वाई के टर्म्स में, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में। अब हमें एक्स और वाई की जगह पे आर और थीटा के उसमें भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि पोलर फॉर्म में भी हमें ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी निकालना आना चाहिए। एग्ज़ाम में आर और थीटा के टर्म्स में भी पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन, और आपके सिलेबस में भी है। तो खैर उसके लिए मैं बनाऊंगा अलग से वीडियो पार्ट 2, जो कि मैं डाल दूंगा इसके एक हफ्ते बाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक जब हम पढ़ रहे होंगे पोलर फॉर्म में आर और थीटा। बाकी तब तक ये वीडियो आप देखिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या है, पसंद आएगा आपको वीडियो, लाइक तो आप बिना बोले कर ही दोगे, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ज्ञान का लाभ मिले। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक अगले वीडियो में, जब हम सिखाएंगे पोलर फॉर्म में आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी सिखाना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे मैथमेटिकल। जय हिंद, जय भारत।